बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बीवी पूरी तरह आग में गिरी हुई थी। आग इसके पूरे जिस्म को झुलसा रही थी, जिसकी वजह से मेरी बीवी की दर्दनाक चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। जबकि मैं इसे इस हालत में देखता, बेबस, लाचार होकर देख रहा था, क्योंकि मैं आगे बढ़कर इसकी मदद करने से कासर था। मैं चाहते हुए भी इसको इस आग से बचा नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से मेरी आंखें अपनी बेबसी पर आंसू बहाने लगी थीं। और फिर देखते ही देखते मेरी बीवी खत्म होती चली गई थी, और इसके साथ ही मैं भी एक चीख मारते हुए नींद से उठ बैठा था। मैंने अपनी बीवी के हवाले से एक डरावना ख्वाब देख लिया था, जिसकी वजह से मेरा पूरा जिस्म हल्का हल्का कांप रहा था और मेरा चेहरा पसीने से भरा हुआ था। मैंने अपने चेहरे पर एक हाथ फेरते हुए खुद को पुरस्कून करना चाहा, लेकिन मुझे पता था अब सारी रात मेरी इसी बेचैनी में गुजर जानी है। दिन को ऐसे ही ख्यालात और रात को ये ख्वाब मुझे सुकून से रहने नहीं देते थे, और एक पछतावा बनकर हर वक्त मेरा पीछा करते रहते, और ना जाने कब तक मेरे साथ यही सूरत हाल रहनी थी। इसका कोई सद्देबाब होना या नहीं। मुझे रातों का आने वाला ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, बल्कि एक हकीकत थी जो मेरे सामने मेरी बीवी के साथ रूनुमा हुई हो चुकी थी, और इस हादसे में मेरी बीवी अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। ये एक हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसका शिकार मेरी बीवी हुई थी, मगर सजा के डर से इसे सबके सामने एक हादसे के तौर पर पेश किया गया था। मैं लंगड़ा और एक हाथ से मजबूर भी था। मेरी शादीशुदा था। मेरे घर में भी वही आम रवायती किस्म का माहौल था, जिसमें सास बहू की लड़ाई के साथ नंद का भी अपनी भाभी पर दबाव था। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ और बहन मेरी बीवी के साथ बहुत ज्यादा जुल्म करती, लेकिन मेरी बीवी आगे से खामोश रहती, ये सब बर्दाश्त करती जा रही थी। एक दिन मेरी माँ और बहन ने मेरे साथ मेरी बीवी को जलाकर मार डाला, और मैं देखता ही रह गया। मैं बहुत रोया, लेकिन मेरी माँ और बहन को रहम नहीं आया। मरते वक्त मेरी बीवी ने कहा कि 3 माह बाद तेरी बहन की शादी होगी, तो अंजाम देख लेना। इसकी ये बात पर मैं हैरान हुआ, और फिर इसके कहने के मुताबिक हुआ। अभी यही 3 महीने बाद मेरी बहन की शादी हो गई। मेरी बहन तो अपनी शादी से बहुत खुश थी, लेकिन अम्मा को मुझे हर वक्त कुछ खौफ ज़्यादा लगती थी। एक दिन मैं अचानक बहन के घर गया तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी कि घर के अंदर तो मेरी बीवी, मेरा नाम अली है, और मैं पैदाइशी लंगड़ा और एक हाथ से मजबूर नहीं था, बल्कि एक एक्सीडेंट की वजह से अपनी दोनों टांगे और एक हाथ गवा बैठा था। मेरे पापा मेरे बचपन में ही वफात पा चुके थे, तो इसी वजह से थोड़ा होश संभालते ही घर की जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर दी थी। घर में मुझसे छोटी एक बहन और बस मेरी अम्मा थी। जब मैं छोटा था तो अम्मा जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चलाती रही थी, लेकिन जैसे ही मैं काम करने के काबिल हुआ, अम्मा ने मुझे पढ़ाई से हटाते काम पर लगवा दिया था। इनका कहना था कि अब इनके पास मौजूद पैसों से घर का गुजारा मुमकिन नहीं हो रहा। वैसे भी मेरे होते इन्हें परेशान नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो एक जवान होते बेटे की माँ थी। तो मेरा फर्ज बनता था कि बाप के ना होने का पर इनकी जिम्मेदारियां उठा लूं। ये सब बातें अम्मा मेरे साथ किया करती थी कि तुम्हारा बाप नहीं है, तो तुम्हें अब अपनी बहुत सी ख्वाहिश माननी पड़ेगी, और वक्त से पहले घर के मर्द की हैसियत से अपना फर्ज अदा करना होगा। लेकिन गुजरते वक्त ने यह साबित किया था कि मैं बस पैसा कमाने की हद तक अपने घर में मर्द था। इसके अलावा वो बाकी तमाम इख्तियारात अम्मा के हाथ में ही थे, जिस पर मुझे कोई एतराज़ भी नहीं था, क्योंकि वो घर में बड़ी थी, तो मैं सब काम इनके मशवरे के मुताबिक ही करता था। बाबा के इंतकाल के बाद अम्मा ने जो कुछ अरसा मुश्किलात में गुजारा था, अम्मा हर वक्त इस वक्त को दोहराते रहती और अपनी इस वक्त की मजबूरियों को बढ़ा चढ़ा कर कहती, तो मैं इनका एहसानमंद होने लगता था। मेरी माँ ने बाप के मरने के बाद हमें बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी छोटी बहन मुझसे ज्यादा छोटी भी नहीं थी, फिर भी मैं और अम्मा इसका एक छोटे बच्चे की तरह ही ख्याल रखते थे। बेशक मैं अपनी बहन से ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद अम्मा ने मुझे हमेशा बहन के सामने बहुत बड़ा ही पेश किया था, और मुझे सबक देती रहती थी कि मुझे हमेशा छोटी बहन का ख्याल रखना है। इसकी वजह
बात रद्द नहीं करनी, क्योंकि बेटियां तो एक दिन अपने घर रुखसत हो जाती हैं। बाबा की वफात से मेरी बहन को तो कोई नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि इसकी तो अब भी बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। इसकी हर ख्वाहिश पूरी हो रही थी और मैं पूरी कोशिश करता था कि इसे बाबा की कमी महसूस ना होने दूं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे अम्मा और अपनी बहन के हर बात मानने के बावजूद वो दोनों अक्सर मुझसे नाला ही रहती थीं। कभी कोई मुझसे छोटी सी गलती हो जाती या फिर इनकी बात मानने में देर हो जाती तो दोनों लम्हा नहीं लगाती थीं मेरी सारी अच्छाइयों को बुराइयों में बदलने में। इनके गिले शिकवे सुनते जब वो दोनों कहती कि मेरे बाबा जिंदा होते तो इन्हें कभी मेरी तरफ किसी ज़रूरत के लिए देखना नहीं पड़ता था, जिस पर मुझे दुख तो होता, लेकिन फिर वही अम्मा का पढ़ाया सबक याद आ जाता कि मैं लड़का हूँ, मुझे ही इनके नाजो नखरे बर्दाश्त करने हैं। मेरी तबीयत में कुछ ज़्यादा ही अपने घर में मौजूद अपनी अम्मा और बहन की बदौलत औरत ज़ात के लिए नरमी थी। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता था और मेरी इसी आदत का फ़ायदा उठाते हमेशा मेरी अम्मा और बहन उठाती थी, जिसका मुझे कोई गिला भी नहीं था कि इनका मेरे सिवा इस दुनिया में है ही कौन जो इनका मेरी तरफ से ख्याल रख सके। मैंने अपनी माँ और बहन को इस ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ देने के लिए खुद को काम की मशीन बना लिया था। वक़्त गुज़रने के साथ घर में मेरे जैसी कदर और मंज़िलत बढ़ने लगी थी। अम्मा हर वक़्त अब ऐसे बर्ताव करती जैसे मेरी बढ़ती उम्र के साथ इनकी हैसियत मेरी ज़िंदगी में कम होने लगी है और वो और मेरी बहन मेरी मुहताज हैं। इनकी ऐसी सोच मुझे शर्मिंदा करके रख देती थी और मैं इन्हें अपनी हर तरीके और हर अंदाज से ये यकीन दिलाने कराने की कोशिश करता रहता कि मैं हमेशा इनके सामने सर झुका के ही रखूंगा और इनकी इज्जत और मकाम हमेशा मेरे सामने बुलंद ही रहेगा। वो इस हवाले से कभी भी परेशान ना हो। यानी मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी जिसमें किसी सूरत मेरी माँ और बहन का मेरा यकीन नहीं आ पाता था। हालांकि वो दोनों अच्छे से जानती थीं कि मेरी ज़िंदगी में इनके अलावा कोई भी नहीं है, मगर फिर भी समझ नहीं पाया था कि मेरे जो इन जवान होते ही इनका रवैया क्यों इस कदर मेरे साथ बदलने लगा है। कभी मुझे बुलंद मकाम पर पहुंचा दिया जाता और खुद को मेरे सामने कमतर बताया जाने लगा। एक दिन मैं अपने काम से वापस आ रहा था जब अचानक से मेरी मोटरसाइकिल के सामने एक लड़की आ गई, जिस पर मैंने बुखराते हुए ब्रेक लगाना चाहिए, लेकिन रफ्तार कुछ तेज होने की वजह से लड़की मोटरसाइकिल से टकराती नीचे गिर पड़ी। इसे बहुत ज़्यादा चोटें आई थी। बहुत से लोग हमारे इर्द-गिर्द जमा होने लगे थे। मैंने किसी को कुछ कहने का मौका देने से पहले ही इस लड़की के सामने बैठते इसकी हालत के बारे में पूछा था और फिर इसे नज़दीकी अस्पताल ले गया था। वहाँ इसका मुकम्मल चेकअप कराते मुझे काफ़ी देर हो गई थी। इसलिए मैं अम्मा को बताते मैं इस लड़की के पास गया ताकि इसके घर का पता पूछकर इसे इसके घर तक पहुँचा सकूँ और फिर जल्दी से अपने घर जाऊँ, क्योंकि मैं बिला वजह ऐसे कभी घर से बाहर नहीं रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस लड़की की वजह से मुझे आज क्या कुछ नया जाना पड़ता है, जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। लेकिन मैंने जैसे ही इस लड़की के से इसके घर के बारे में पूछा तो इसने आगे से बताने से इनकार कर दिया, जिस पर मैंने तहज्जुब से इसके चेहरे की तरफ देखा। देखते ही वो कुछ अच्छे घर की लगती थी और काफ़ी खूबसूरत भी थी। मैंने एक बार फिर अपने सवाल में रद्दोबदल करते हुए इससे इसके किसी जानने वाले का फ़ोन नंबर माँगा था, ताकि मैं इसके किसी रिश्तेदार को इसके अस्पताल में होने का बताकर जहाँ से जा सकूँ। लेकिन वो लड़की कुछ उल्टे ही दिमाग की थी। इसने अपने बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था, जिस पर मुझे इस पर गुस्सा आने लगा था और फिर इस बददिमाग लड़की को यहीं छोड़कर जाने का इरादा करते ही मैं आगे बढ़ा था। मेरी बला से यहाँ मर्जी जाए, ये लड़की मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर चुका था, लेकिन लाख चाहने के बावजूद मैं ऐसा कर नहीं पाया था, क्योंकि मैं अपनी नरम दिली के हाथों मजबूर था। और फिर अपने घर में मौजूद अपनी माँ और बहन का ख्याल आया कि कल को वो किसी मुश्किल का शिकार हो जाएं तो मेरा किसी के साथ क्या बुरा इनके आगे ना आ जाए। इसलिए कदम वापस मोड़ते मैं दोबारा इसके सामने आ खड़ा हुआ था ताकि इसकी कोई मदद कर सकूं। अब मुझे लग रहा था
जैसे वो लड़की अपनी जिंदगी से तंग जानबूझकर मेरे सामने आई थी ताकि मर सके, लेकिन अल्लाह ने इसे मजीद जिंदगी दी थी जिस पर वो खुश नजर नहीं आई थी, जिससे मुझे लगा कि वो लड़की किसी बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है, तो मुझे इससे इसके बारे में पूछना चाहिए। लेकिन जब मैंने इससे इसके मतलब पूछा तो वह आगे से रोने लगी। तब मुझे लगा कि वो अपनी परेशानी की वजह बताएगी, क्योंकि रात गहरी होती जा रही थी, तो मैं इस लड़की को किसी महफूज ठिकाने पर पहुंचा देना चाहता था। काफी देर रोने के बाद इस लड़की ने अपना मसला तो नहीं बताया, लेकिन मुंह से जो अल्फाज निकाले उन्होंने मुझे साकत कर दिया था। मुझे इस लड़की से इस बात की तवक्को नहीं थी। इस लड़की ने मुझे कुछ ही देर में मेरा दिमाग घुमा के रख दिया था। मुझे इसके पास रुकने का अपना फैसला सरासर अहमकाना लगने लगा था। इस लड़की ने मेरे तेवर देखते ही कहा, अगर मैं इसके कहे गए मुताबिक इसकी मदद नहीं कर सकता तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ और वो खुद ही अपना कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेगी। इस बात का मैंने यही मतलब लिया कि वो अपना जिंदा रहने का तो कोई काम नहीं करेगी, वो यकीनन अपने मरने का ही कोई बंदोबस्त करने वाली थी। इसकी बातों पर गुस्सा आने के बावजूद मेरा दिल इसे यूं खुदकशी के लिए छोड़ने पर मजबूर नहीं हो रहा पा रहा था। इसलिए मैंने जिंदगी में पहली बार अपनी मर्जी से एक फैसला कर लिया था, और ये फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। पता नहीं इसके बाद घर में अम्मा और बहन से कभी माफी मिलनी थी या नहीं। इस सब के बावजूद मैंने इस लड़की की बात मान ली थी, और वो ये थी कि वो चाहती थी कि मैं इससे निकाह कर लूं, और वो निकाह के बगैर मेरे साथ यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, और अगर मैं इससे निकाह नहीं करना चाहता तो इसे यहाँ छोड़ कर चला जाऊं। इस लड़की ने मुकम्मल मेरे दिमाग से खेलना शुरू कर दिया था, या फिर शायद वो मेरी नरम दिली को भांप गई थी, इसलिए ऐसी शर्त रख रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने अपने एक दोस्त जानने वाले को बुलाया और इस लड़की से निकाह कर लिया, जिसके बाद मैं इसे लिए अपने घर की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि वो तो अब भी अपने बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं थी। हम दोनों यकदम सिरे से कुछ भी नहीं जानते थे, बगैर निकाह के बंधन में बांध चुके थे, और इसके बाद मेरी मुश्किलात और परेशानियों में तो इजाफा होने ही वाला था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि इस लड़की को मेरे घर में कौन कौन से इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। जब मैं कुछ वक्त पहले बनी अपनी बीवी को अपने घर में लेकर दाखिल हुआ तो आज खिलाफे मामूल अम्मा जाग रही थी, लेकिन पहले तो कभी देर हो जाने पर मेरा इंतजार नहीं किया था। अम्मा मेरे साथ लड़की को देखते ही आग बगोला होने लगी थी, और जब मैंने इसका तारफ अपनी बीवी की सीयत से करवाया तो अम्मा मुझे बुरा भला बोलती मुझसे नाराज होकर कमरे में बंद हो गई। मैं अम्मा की नाराजगी से बहुत बेचैन हुआ, और अब मुझे अपने निकाह के फैसले पर जरा सा पछतावा भी हुआ, और फिर ये पछतावा मेरी जिंदगी का मुकद्दर बन गया। अम्मा के जाने के बाद मेरी नज़र अपनी बीवी पर पड़ी तो वो उस पर तासरात के साथ खड़ी थी, जानी इसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा था। मुझे इससे उलझन होने लगी कि एक ऐसी लड़की है जिसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इससे अगली सुबह मेरी बहन का भी अम्मा वाला रद्द अमल था, बल्कि कुछ ज्यादा ही। इसने अपनी नफरत का इजहार कर दिया था। अम्मा और बहन दोनों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी कि मैं किस मजबूरी में इस लड़की से निकाह करके इसे लाया हूँ। बस इन्हें तो मेरी शादी से एक किस्म का सदमा लग गया था, जिससे मेरी समझ में यही आया कि मैं इनका इकलौता बेटा हूँ, तो इनके दिल में मेरी शादी को लेकर बहुत अरमान होंगे, इसलिए इनका इतना शदीद रद्द अमल ज़ाहिर हो रहा है। इन दोनों दिनों मेरे बस दो ही काम रह गए थे, एक अपनी नौकरी पर जाना और दूसरा सुबह शाम अपनी माँ और बहन को राजी करना। इस दौरान मैं अपनी बीवी को भूल ही चुका था। कुछ वो खुद पे मंजर में चली गई थी। कुछ दिन बाद मेरे रवैये को जांचते अम्मा और बहन को ये अंदाजा हो गया कि ये मोहब्बत की शादी नहीं है, तो वो पुरसकून होती खुद ब खुद मुझसे कुछ हद तक सुलह कर गई थी, जिस पर मैंने शुक्र अदा किया था, और फिर मैं पहले से भी बढ़कर इनका ख्याल रखने लगा। इनसे यहाँ ये तक कह दिया कि वो जब चाहे अपनी पसंद की लड़की से मेरी दूसरी शादी करवा सकती हैं। इस बात पर दोनों ने कोई खास रद्द अमल नहीं दिखाया। इसके बाद मेरे घर में वही रवायती रिवाज शुरू हो गया कि कभी अम्मा को मेरी बीवी से कोई
कोई मसला होने लगा और कभी शाम के वक्त मेरे घर पहुंचने तक मेरी बहन कोई ना कोई अपनी भाभी से झगड़ा मोल लिए बैठी होती और मुझे देखते ही ज़ारो कतार रोते हुए मेरी बीवी को इस रवैये का मुँह का इल्ज़ाम ठहरा देती, तो मैं इसके सामने अपनी बीवी को बुलाकर इससे माफ़ी मंगवाता, जिस पर मेरी बीवी बगैर कोई चूं-चरां किए माफ़ी मांगते वहाँ से हट जाती। ना कोई गिला शिकवा और ना ही कोई अपने बारे में सफाई देती, जिससे ऐसे लगता कि जैसे वो एक रोबोट हो। फिर आस्ता आस्ता ज़ुबानी कलामी लड़ाई झगड़ों के बाद अम्मा और मेरी बहन बाकायदा मेरी बीवी पर जुल्म करने लगी थी, जिस पर मैंने अपनी आंखें बंद करने की और कानों को कुछ सुनने के बावजूद दरगुजर करने की आदत अपना आ गया था, ताकि घर का सुकून मुतासर ना हो। अपनी बीवी के करीब जाने पर वो मुझे पाकबाज नहीं लगी थी, जिसके बाद मेरे ख्यालात इसके बारे में कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थी, और वैसे भी वो अपने बारे में अभी भी कुछ बताने को तैयार नहीं थी। इस अक्कड़ पर मुझे अम्मा और बहन का इसके साथ सलूक ठीक लगने लगा और मुझे लगता कि शायद इसी तरह ये सुधर जाए, क्योंकि मुझे अपनी बीवी करदार की अच्छी लड़की नहीं लगी थी। शायद इसीलिए घर छोड़कर सड़कों पर रुल रही थी। ना जाने क्या गुनाह कर रखा था, इससे शर्मिंदा होते कि खुद को ही ख़त्म कर लेना चाहती थी, या फिर हो सकता है इसके घर वालों ने इसके कारनामों की वजह से इसे घर से निकाला होगा। मुझे अपनी बीवी एक तेज और चालाक लड़की लगी थी, लेकिन जब इसे अपनी माँ और बहन के जुल्म सहते देखता तो हैरान होता, क्योंकि वो चुपचाप इनका हर जुल्म सह लेती थी, जिसकी वजह से अम्मा और बहन को और ज्यादा शय मिलती थी। आज काम पर जाने से पहले मेरा दिल कुछ उदास सा था। इस दिन पहली बार मैंने अपनी बीवी से प्यार से बात की तो आगे से मेरी बीवी काफी खुश हुई थी, तो मैं भी खुश होता काम पर जाने से पहले अपने मामूल की तरह अम्मा के पास आया था। मेरे निकाह के बाद अम्मा के रवैये में बस कुछ तब्दीली ही नजर नहीं आई थी, और वो बार बार मुझे इसका बात का एहसास दिलाती रहती कि मैंने इनकी नाफरमानी की है। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद करते मैंने इनके एहसानात को फरामोश कर दिया है। आज भी इनकी ऐसी बातों को सुनते ही काम पर निकला तो दिल काफी अफसरदा सा था। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। इस दिन मैंने अम्मा की बातों को दिमाग से जल्दी ही झटकते अपनी बीवी की जात पर लगाया था कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या मसला है। वो बेचारी इतना कुछ बर्दाश्त करते खुद को सजा दे रही है। एक दिन तो इसने मुझसे भी काफी बेइज्जती करवा ली था, जब मैंने अम्मा और मेरी बहन के मुझसे मुतल्लक रवैयों को लेकर कहा था वो दोनों दोगली हैं और मेरे साथ बस अपने मतलब के तहत बंधी हुई हैं। इसकी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया था और बस इस पर हाथ उठाने की कसर रह गई थी। और फिर इस दिन के बाद इसने कभी मुझसे इस हवाले से बात नहीं की थी। ये सारा दिन मेरा अच्छा नहीं गुजरा था और कुछ घर के हालात ने मुझे अजीब दुराहे पर ला खड़ा किया था। मुझे लगने लगा था कि मैं एक नाकाम मर्द हूँ जो किसी को खुश नहीं रख सकता। मैं अपनी अम्मा और बहन को अपने निकाह से खुद से बदजन कर चुका हूँ, और जिस लड़की को अपने निकाह में लिया है इसे इसका हक भी नहीं दिला पा रहा। मैं घर वापसी पर मुख्तलिफ सोचों में था कि मुझे पता ही नहीं चला कि अपने मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज कर बैठा, जिसका नतीजा मैंने थोड़ी देर बाद अपने शदीद एक्सीडेंट के सूरत में भुगत लिया था। इस हादसे के बाद जब मैंने आंखें खोली तो खुद को अस्पताल में पाया। इस वक्त मेरे पास सिर्फ मेरी बीवी अपने चेहरे पर अजली तासरा लिए बैठी थी। मुझे अपना आप बहुत तकलीफ में लग रहा था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता शऊर की तरफ बढ़ते मैंने जो महसूस किया इससे मेरी ज़ात रेजा रेजा होकर रह गई थी, और मैं अपने वजूद में आई कामियों पर दिल खोल कर रो दिया था, लेकिन मुझे कोई तसल्ली देने वाला नहीं था। और जो लड़की बीवी की सूरत में मेरे सामने बैठी थी इससे मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। मगर मैंने गौर किया तो पता चला कि वो रो रही है, और फिर इस दिन इसने अपने साथ हुई ज्यादती के बारे में बताया और कहा कि वो इस दिन मार ही गई थी। इसमें इसकी भी गलती थी, क्योंकि इसने खुद इस तरफ कदम बढ़ाए थे, इसलिए अपने घर वालों को बदनामी से बचाने के लिए वो
इस दिन मरने के लिए मेरी गाड़ी के सामने आई थी, लेकिन बच जाने पर इसने अपने घर वालों से दूर रहने का ही फैसला करते हुए मुझे इनकार किया था, ताकि इस दर्द की ठोकरें ना खानी पड़े। मैं अपनी दोनों टांगे और एक हाथ खो चुका था और बिल्कुल बेबस लाचार हो चुका था। घर आने पर अम्मा और बहन का रवैया खुद के साथ सर्द वही महसूस किया। जब अम्मा ने मेरे सामने आते ही यहाँ तक कह दिया कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो दूसरा नाफरमानी का नतीजा है। बीवी ने मेरा बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने कभी इसके हक में अम्मा और बहन के सामने आवाज नहीं निकाली थी। ये बात मेरी घर में एक बार फिर अम्मा के रहमो करम पर आ चुका था। इसके साथ ही वो हर एक को अपनी काबिलियत दिखाना नहीं भूलती थी। अब तो आस्ता आस्ता मुझे बीवी की आंखों में शिकवा नजर आने लगा था, लेकिन मैं ना अनजान बन जाता था। शायद वो बेचारी अब इस जुल्म सितम से थकने लगी थी, मगर शायद इसकी थकावट इस दुनिया में तो नहीं, इस दुनिया से जाने पर ही खत्म होनी थी। और इसके इस दुनिया से चले जाने के मंजर ने मेरे रोंगटे खड़े कर देने थे, और वो मंजर एक डरावना ख्वाब बनकर हमेशा मुझे डराने के लिए मेरी जिंदगी में शामिल हो गया था। इस दिन मेरी बहन का मेरी बीवी से किसी बात पर झगड़ा होने लगा, और वो झगड़ा पता नहीं आज ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि मेरी बीवी भी आज आगे से बराबर जवाब दे रही थी, जिससे मेरी बहन का गुस्सा बढ़ता चला गया और इसने मेरी बीवी को आग लगा दी। अपनी बीवी को जलते देखकर मैंने इसे बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अम्मा और बहन जालिम की हद तक पार कर गई थी। उन्होंने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया। मैं बीवी को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगा, जो कि आग की जलन से तड़प रही थी। और फिर वो मरते मरते मुझसे कहकर गई कि 3 माह बाद मेरी बहन की शादी होगी, तो अंजाम देख लेना। मेरी बीवी जलकर मर चुकी थी, लेकिन फिर भी अपनी माँ और बहन के खिलाफ मैं कुछ बोल नहीं सका था, और ना ही इनके गुनाहों की सजा दिलवाने की हिम्मत खुद में पाता था। यही वजह थी कि अम्मा और बहन तो सब कुछ फरामोश किए अपनी दुनिया में मगन हो गई थी। जिसके कुछ अरसे बाद मेरी बीवी के कहे मुताबिक 3 माह बाद मेरी बहन का रिश्ता पक्का हुआ और शादी की तैयारियां होने लगी थी। मेरी बहन ने पहले से ही अपने लिए एक लड़का पसंद कर रखा था। इन 3 माह में मुझे अपनी बीवी के जलकर मरने वाले मंजर को ख्वाब की सूरत में बार बार देखा था, जिसकी वजह से मैं डरने लगा था। मुझे ऐसे लगता जैसे मेरी बीवी चाहती है कि इस पर किए गए जुल्म का बदला लिया जाए। मेरी माँ और बहन को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जो इतना बड़ा जुर्म करने के बावजूद आज़ाद घूम रही हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी बीवी के आग से जलकर मरने वाली बात को हादसा करार दे दिया था, जिसकी वजह से किसी को इन पर शक नहीं हुआ था। जबकि वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने होने की वजह से मेरा ज़मीर मुझे लगातार रहता था। मेरी बहन रुखसत होते अपने ससुराल चली गई थी। दिल में था कि कहीं बीवी की कही बात सच ना हो जाए और मेरी बहन से कोई बुरा बर्ताव ना करे, मगर कहीं ना कहीं दिल में इंसाफ का मुंतजर भी था। इन दोनों में दोहरी शख्सियत का शिकार हो चुका था। शादी के बाद मैंने देखा कि मेरी बहन तो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश है। इसने अपना ससुराल भी काफी देखभाल का तलाश किया था, जिसमें बस एक लड़का ही था, ताकि वो इस लड़के के घर पर भी ऐश कर सके। बहन को खुश देखकर मैं मुकम्मल तौर पर मुतमईन तो नहीं हो सका, लेकिन अम्मा इस दिन से बहुत परेशान रहने लगी थी, जिस दिन से वो बहन के घर से होकर आई थी, जिस पर मैं पहले पहल समझ बैठा कि वो बेटी की रुखसती हो जाने पर उदास हैं और परेशान रहने लगी हैं। लेकिन शादी के बाद भी बहन को ज्यादा अपने घर में ही देखा था, क्योंकि वो सारा दिन माँ के साथ गुजार कर रात को अपने घर चली जाया करती थी, जिसकी वजह बावजूद अम्मा की परेशानी कम नहीं हुई थी। तो एक दिन मैंने बहन के घर ना आने पर इसके घर जाने का फैसला किया। वैसे भी मैं पहले इसके घर नहीं जा सका था, तो अब सोचा कि अपनी बहन का घर देख आऊं। जैसे तैसे वहां पहुंचा ही गया, और घर के अंदर जाते ही मुझ पर जैसे क्यामत टूट पड़ी थी, क्योंकि घर के अंदर जगह जगह मेरी बीवी की
तस्वीर दीवारों पर लगी हुई थी। समझ नहीं आया कि मेरी बीवी की तस्वीरें यहाँ इस घर में क्या कर रही हैं, और इस दिन मेरी बीवी मुझे वहां देखकर परेशान हुई थी। इसके शौहर ने मेरी परेशानी भांपते हुए मुझसे इस बारे में पूछ ही लिया, तो मैंने इससे सीधा तस्वीरों में मौजूद लड़की के बारे में पूछा कि इससे इसका क्या रिश्ता है। तो मेरी बात सुनते ही वो आपदीदा हो गया और फिर बताने लगा, ये तस्वीर वाली लड़की इसकी बहन है, जो एक दिन घर छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई थी और इसके बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिली, जिस पर वो मायूस हो गया और इसकी तलाश बंद कर दी कि अगर इसे आना होगा तो एक दिन ज़रूर आ जाएगी। इसकी आखिरी बात सुनते मैं खुद पर ज़ब्त ना रख सका और इसे सब कुछ बताता चला गया, और मेरी बातें सुनते वो शैसत रह गया था। और जब मैंने इसकी बहन के आग से जलने की वजह से मरने का बताया तो इसने मेरी हालत देखते कहा कि मुझे तुम जैसे मर्द के साथ यही होना चाहिए था, जो एक औरत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका था। वो बहुत गुस्से में आ गया था। इसने इसी वक्त मेरी बहन को तलाक दे दी और साथ ही पुलिस स्टेशन फ़ोन भी कर दिया था, जो मेरी बहन को पकड़ कर ले गई थी। मैं बेहिस्सो हरकत वहीं बैठा रह गया था। जाते वक्त मेरी बहन भी मुझ पर एक और इंकशाफ करके गई थी कि मैं इसका सगा भाई नहीं था। अगर सगा होता तो कभी इसके शोहर को इसकी सच्चाई ना बताता, और ना ही अम्मा मेरी सगी माँ है। मैं अभी बहुत छोटा था तब मेरी सगी माँ के मरने पर पापा ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसकी वजह से मैं इस बारे में जान ही नहीं सका। चूंकि सगा बेटा नहीं था, इसलिए अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने मुझे इस हकीकत से नालीद ही रखा था। इन्हें लगता था कि हकीकत जानने पर मैं अपना रवैया बदल लूँगा। इस हादसे का चश्मदीद गवाह था, इसलिए अम्मा ने मेरी मिन्नतें करना शुरू कर दी कि मैं अदालत में इस सब से मुकर जाऊँ और किसी सूरत अपनी बहन का नाम ना लूँ। अम्मा की बात पर मैं खामोश हो गया, जिससे अम्मा को लगा कि मैं इसकी बात मान गया हूँ, लेकिन अब मैं ज़िंदगी में